मेरा नाम सनम है। मेरी उम्र 20 साल है। मैं सोने के लिए खुला सा पैजामा कमीज पहनी हुई थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। इसलिए मैं टहलने के लिए बाहर आ गई। मेरा मालिक रजा काफी दिनों से मुझ पर नजर रखा हुआ था। मैं जब कमरे से बाहर आ गई, किसी ने मेरे कमर को कसकर पकड़ लिया था, मगर मैं पीछे मुड़कर देखा तो वो मेरा मालिक था। उसने शराब पी हुई थी। उसे मैं ऐसी हालत में देखकर डर गई और वहां से भागने लगी तो उसने अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। मैं उसके साथ ये गुनाह नहीं करना चाहती थी, मगर उसने। दीवानगी पार्ट नंबर 7। सनम थरथराती और कांपती हाथों से रज़ा को खाना खिलाया और फिर भागती हुई किचन आई और सोचा वो ही पागल है जो उसने रज़ा से खाने का पूछा। सनम बैठी मगरिब का नमाज पढ़ रही थी जब रज़ा उसके सर पर आकर सवार हो गया। सनम, तुमने मेरी एक इम्पोर्टेंट फाइल देखी है? मैंने अपने ही कमरे में रखी थी, अब नहीं मिल रही है। वाइट कलर की थी। रज़ा सख्ती परेशानी के आलम में मुब्तला था। हाँ, आपके वार्डरोब के सेकंड ड्रॉवर में पड़ी है। सनम जायनमाज समेट कर बोली। ओ थैंक्स। रजा कसरती कलाई में कोट डालता हुआ वहां से चला गया। या अल्लाह, कितने बड़े लापरवाह हैं, इनकी यादाश्त इतनी कमजोर है। सनम छत को तकती हुई बोली और हयात खाला का वाला फोन लेकर अपने आगा जान से बात करने लगी। रजा का ऑनलाइन मीटिंग था। रजा को अपने कमरे में जाए हुए 2 घंटे हो गए थे, तभी अचानक घर का टेलीफोन बजा। तो सनम झट से टेलीफोन उठाकर हेलो बोल गई। हाँ रजा सर जी, मैं घर पर ही होंगी। और कहाँ? अच्छा ठीक है, मैं फाइल भिजवाती हूँ। क्या मैं लेकर आऊँ? इस वक्त आऊँ मैं? जी जी नहीं, कोई मसला नहीं है। सनम फोन रख अपने सर पर हाथ मार गई। सनम ने रजा को जिस फाइल का कहा था, रजा ने उसके बदले कोई और वाइट कवर वाली वाइट फाइल उठा ली थी और अब उसे ऊपर वाले रूम में बुला रहा था जहां वो ऑनलाइन मीटिंग कर रहा था। सनम को याद आया शायद वो फाइल लिविंग एरिया में पड़ी थी। सनम भागते हुए लिविंग एरिया में पहुंची तो वहां उस फाइल को मैगजीन के करीब पड़ा पाया। सनम की पेशानी शक्ल आलूदा हो गई और उसने दिल में रजा को लापरवाह कहा और रजा के कमरे में उसे फाइल पहुंचाकर वापस आई तो सामने काउच पर पैर चढ़ाए बैठे अरसम को देख वो दिल ही दिल में कांप उठी। सनम जल्दी से वहां निकलने लगी और कहा, मैं रजा सर को बुलवाती हूँ। मैं रजा नहीं, तुमसे मिलने आया हूँ। अरसम ने आराम से कहा तो सनम ने इसे गौर से देखा जो हूबहू उसकी कॉपी थी। अरसम के पीछे ही अनाया निकल आई तो सनम भागकर उसके गले लग गई और एकदम उसके गले लगकर रोती ही रही। मुझे पहले ही समझ आना चाहिए था कि अंकल झूठ कह रहे हैं, तुम अपनी खाला के पास नहीं होगी क्योंकि तुमने एक हफ्ते से अपना फोन बंद कर रखा है। अनाया उसके आंसू पोंछती हुई बोली, आगा जान ने बदनामी के डर से सब लोगों से कह दिया था कि मैं खाला के घर कुछ दिनों के लिए चली गई हूँ। सनम ने गीली सांस अंदर करके खींच कर कहा, अच्छा फिर तुम यहाँ क्यों कर हो और रजा की प्लाज्मा कैसे बन गई? अनाया ने उसका बाजू पकड़कर उसे सोफे पर आराम से बिठाकर कहा, दरअसल आगा जान ने रजा सर से कुछ पैसे बतौर कर्ज लिए थे जो वो वक्त पर लौटा नहीं पाए। तो रजा सर ने मुझे उठवा लिया और मैं मजबूरन यहाँ फंस गई और अब जब तक आगाजान पैसे नहीं लौटाते तब तक मैं यही रजा के सर कब्जे में रहूंगी। सनम ने यासत से कहा, कैसे पैसे कर्ज लिए थे? अरसम के सवाल पर सनम की आंखों में पानी भरने लगा और उसने नफी में सर हिला दिया। एक बड़ी रकम थी, मुझे भरोसा है आगाजान जल्द से जल्द इनके पैसे लौटा देंगे, फिर मैं इस जेल से छूट जाऊंगी। सनम ने जबरन हंसकर कहा। लेकिन अनाया और अरसम को लगा था उसकी हंसी खोखली है। सनम, हमें बताओ, शायद हम अंकल और तुम्हारी मदद कर सकें। अनाया को सनम पर टूट कर प्यार आया था। अनाया जानती थी सनम कितनी नाजुक मिजाज है और बहुत दिल की साफ लड़की है। मदद हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम मुझसे मिलने आई और तुम्हारे दिल में मेरा ख्याल रहा, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब तुम चली जाओ वरना रजा सर को मालूम चल लाके इनकी गैर मौजूदगी में मैं आप लोगों से मुझसे मुलाकात करने आए हैं तो वो बहुत नाराज होंगे। सनम खौफ से कहती ऊपर सीढ़ियों की जानब देखने लगी जहां रजा का कमरा था। रजा मीटिंग में बिजी था इसलिए अपने कमरे में बंद था। अरसम ने सनम की छोटी सी सुर्ख होती हुई नाक देखा तो समझ गया कि वो बहुत ज्यादा ही सेंसिटिव है। जरा सा रोने की वजह से सुर और सफेद गाल तुमतुमा गए थे। चेहरे से झलकता मासूमियत और झील सी हरी आंखों में खौफ लिए वो खूबसूरत हिरनी लग रही थी। अरसम मामले की नजाकत को समझता हुआ अनाया को अपने साथ लेकर वापस चला गया। इसी वक्त रजा नीचे सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आया तो सनम को फर्श पर बैठा घुटनों के मुंह दिए रोता सिसकता हुआ पाया तो सर्द लहजे में बोला, अपने आंसू बाद में बहा लेना, जाओ जाकर मेरे लिए एक कप कॉफी बना कर लाओ। सनम अंदर ही अंदर कसती हुई उठी और किचन में जाकर कॉफी बना लाई और रजा के कमरे में कॉफी ले गई। रजा बेड पर
पैर लटकाए बैठा था। सनम साइड टेबल पर काफी कमर रखते हुए जाने लगी, तभी रजा उठकर उसके सामने आ गया। अब तो मुझे बताओ, तुम रो क्यों रही थी? वही करहत और मगरूर लहजा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, सनम ने लब काटते हुए बेबसी से कहा। ऐसे कोई नहीं रोता सनम शहबाज। सिद्दीकी, मुझे वजह जाननी है, लेकिन मुझे आपको कुछ नहीं बतानी, समझे आप? सनम ने तंग करके कहा और रजा के साइड से होकर गुजरने लगी। तभी रजा ने उसकी कलाई पकड़कर झटका तो वो सीधा रजा के करीब आ गई। मुझसे दोबारा इस लहजे में बात मत करना, वरना पछताओगी। मुझसे मेरा गुस्सा नहीं संभलता, और ना ही मैं किसी का गुस्ताखी माफ करता हूँ। फालतू का रवैया मुझसे इख्तियार मत करना, रजा कहता हुआ, और सनम अपनी नाजुक कलाई उसके आहनी शिकंजे से छुड़वाने की कोशिश में लगी रही। और आइंदा इन आंखों से आंसू का एक भी बूंद टपका तब फिर तुम मुझे अपने हक में बुरा पाओगी। जब तक मेरे जिम्मा पर हो तब तक खुशी खरम रहो। बात बात पर रोने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझे अब रोती हुई दिखी तो सजा की हकदार होगी, रजा जारहाना अंदाज में बोला, और सनम का हाथ छोड़कर उसे आजाद कर दिया। सनम डर से लब काटती पीछे दीवार से जा लगी और सोचने लगी वो किस के यहाँ फंस गई है। रजा उसकी गैर होती हालत देख और मजीद उसके करीब आ खड़ा हुआ तो सनम घबराकर उसके कमरे से भाग गई। रजा अपना बेड सहराता हुआ मुस्कुरा दिया। रजा का उसका लिम्स दीवाना बना रहा था। रजा जब भी उसके करीब जाता सनम की फितरी शर्म हया आड़े आ जाती थी। वो शर्माकर अपनी लंबी मुस्कान सुर्ख आरज़ों पर साया फगन कर देती थी। रजा के लिए ये सब नया था, क्योंकि रजिया बहुत ज्यादा बोल्ड थी। वो सनम को अक्सर झिड़क कर देता था और ज्यादा देर तक अपने कमरे में या आसपास इसलिए रहने नहीं दिया करता था, क्योंकि जरूरत था कि कहीं वो जज्बात में बह ना जाए। रजा को अपनी अना बहुत प्यारी थी। वो किसी भी जज्बे के आगे घुटने टेक कर मोहब्बत जैसी फजूल चीज पर अपनी अना कुर्बान नहीं करना चाहता था। वो अलग बात थी कि सनम की वजूद से आती सहर कुन खुशबू उसके होश छीनकर उसे मुंह के बल पटक देती थी। रजा बहुत खुदपरस्त और सख्त मिजाज का मर्द था, जो अपनी नफ्स पर काबू रखना जानता था, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं सनम को लेकर इनसिक्योर होता रहता था। असम का सनम को नजर भर देखना और सनम के लिए उसकी आंखों में ठंडे और नरम तासुरात देख के उसे बहुत ज्यादा अजीब सा एहसास होता था। रजा का बस चलता तो वो सनम को सारी दुनिया की नजर से ओझल कर देता, लेकिन वो बेबस था। वो जानता था कि सनम और उसका कोई जोड़ नहीं है। रात के 2 बज रहे थे और सनम की आंखों से नींद गायब थी। वो का शिकार होती जा रही थी। सनम रात के वक्त टी शर्ट और प्लाजो पहने थी। सनम ने बगल में सोती हयात खाला को देखा, जो गहरी नींद में थी। सनम ने बालों को जुड़ा बनाया और शाल कंधों पर दुरुस्त करती हुई उठी और बाहर कमरे से निकल गई। सनम ने सोचा थोड़ा वॉक करेगी तो शायद नींद आ जाएगी। रूम पूरा अंधेरे में डूबा था और पोर्च में एक सफेद बल्ब जल रहा था। सनम को कुछ और सोच पाती इससे पहले ही किसी की सिरसिराती हुई 2 मजबूत हाथों ने उसकी कमर से झगड़कर खुद में बींच लिया था। सनम ने अंधेरे में मुश्किल आंखें छोटी करके सामने खड़े शख्स को देखा, जो कोई और नहीं रजा था। सनम ने उसे इतनी जुरात और बेबाकी से तो सिर्फ रजा सर में ही हो सकती है, वरना सनम डर गई थी कि घर में चोर घुस आया है। रजा के घर में चोर क्या, एक परिंदा भी रजा की इजाजत के बगैर नहीं मार सकता था। रजा सर क्या कर रहे हैं, होश में तो हैं, छोड़े मुझे। सनम ने आजगी से कहा तो रजा खुमार आलूदा नजरों से उसके चेहरे के एक एक नुक्श को देखते हुए भारी गंभीर आवाज में बोला, एक लफ्ज नहीं, ये लम्हा यही थम जाए और मैं तुम में यूं ही डूबा रहूं, और अब मुझसे सब्र करना मुश्किल है। सनम को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रजा की गर्म चलती तेज सांसें उसका वजूद दुलसा रही थी। सनम ने सोचा, ये उखड़ा मिजाज शख्स कहीं आते हुए किसी दीवार से तो नहीं टकरा गया। जोर दिमाग में चोट आई है होगी, इसलिए यूं बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और रोज बरोज ये आग मेरे अंदर जोरों से भड़कती है और मेरा पूरा वजूद आग में झुलसता है। पर मेरी अना, मेरा तकब्बर, मेरी शान आड़े आ जाती है और मैं कुछ बोल नहीं पाता। लेकिन सच तो ये है कि मैं अपना दिल हार बैठा हूँ। तुम बहुत मासूम और खूबसूरत हो, तो ऐसे के पत्थर दिल भी पिघल जाएं और तुम्हारी पाक दामनी में घुलकर जुनूनियत की हद तक को पार कर ले। लेकिन मैं रजा सुल्तान अली हूँ, जो किसी मुलाजमा से कभी मोहब्बत नहीं कर सकता, खासकर उस लड़की से जिसका बाप मकरूज हो। लेकिन अब मैं दिल का क्या करूं? दिल के हाथों मजबूर हो गया हूँ। यकीन मानो, मैं बहुत ज्यादा सख्त और बेहिस इंसान हूँ।
बहुत कम लोगों से घुलता मिलता नहीं हूँ, लेकिन एक बार अगर किसी चीज को हासिल करने का सोच लूं तो वो चीज हो जितना जागता इंसान वो मेरा हो जाता है। मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूँ, अगर कुछ भी होगा तो मैं देख लूंगा, और अगर तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश भी की तो तुम जानती नहीं कि मैं पागलपन की किस हद तक जा सकता हूँ। रजा प्यार का इजहार भी ऐसे खतरनाक लफ्जों में कर रहा था कि सनम के लब थरथरा गए थे, और इतनी शदीद ठंड में भी उसे पसीने आ गए थे। आप नशे में हैं। रजा के मुंह से आती शराब की वो सनम को समझा गई थी, वरना रजा वो भी इजहार मोहब्बत तुम्हारे ये लब कांप क्यों रहे हैं। रजा अपने अंगूठे से उसके लबों को मसलता हुआ दो जुबानी अंदाज में बोला, और उसकी बुरी आंखें चमक उठी। सनम को पूरे जिस्म में करंट सा दौड़ गया था, और वो डर से मजीद कांपने लगी थी। रजा की गहरी जांचती नजर उसके होंठों पर आकर रुकी। मुझे नींद आ रही है, सनम रजा के इरादे भांप चुकी थी, लेकिन रजा ने यक लम्हे पर वो बुखला गई। रजा ने उसके जोड़े को खोला तो उसके काले से बाल पूरे चेहरे पर बिखर गए, और रजा ने अपने लबों को सनम के लब से मिला दिया, और एक बूंद कर वो खुद को सिराब करने लगा। सनम रजा को खुद से दूर ढकेलने की तगोदूत में लगी रही, लेकिन रजा ने उसके गर्दन के बालों की सख्ती से मुट्ठियों में जकड़े रखा, और सनम की मुजाहमत से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। न जाने सनम ने कितने ही मुक्के रजा की चोड़ी और चुटानी सीने में मारे थे, लेकिन रजा की गिरफ्त हर पल सख्ती से सख्तीन होती जा रही थी। जब रजा ने उसके लबों में अपने दांत गाड़ दिए तो सनम का सब्र झलक पड़ा, और उसने दोनों मुट्ठियों से रजा का कॉलर सख्ती से थाम लिया था। रजा उसके लबों को दीवानों की तरह चूमने जा रहा था, और इस बात से अनजान के वो उसकी मोहब्बत में पूर डूब चुका है, इसलिए बेकाबू हो गया। जब रजा ने उसे 10 मिनट तक इसी हालत में रखा तो उसे अपनी सांसें घुटती हुई मालूम हुई, और वो रजा की बाहों में ही गिर गई। जब रजा ने सनम के हाथ पैर ढीले होते महसूस हुए तो वो समझ गया कि सनम अपनी होश खो चुकी है, लेकिन जैसे ही वो सनम की गर्दन पर झुका, सनम सरअत से पीछे हटी और अपनी हथेली दिखाकर बोली, बस रजा, इससे ज्यादा अब कुछ नहीं। मैं मजबूर जरूर हूँ, लेकिन कमजोर और बदकार हरगिज नहीं हूँ। क्या समझ रखा है आपने मुझे? मेरी मजबूरी का फायदा उठा लेंगे? खबरदार, अगर आइंदा मुझे हाथ भी लगाया तो, वरना मैं आपके हाथ तोड़ दूंगी। आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता पड़ेगा, लेकिन हाँ मुझे फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैं हलाल हराम जानती हूँ, जना के अजाब जानती हूँ। आपको क्या लगा कि मैं आपके स्टेटस या हाई क्लास लड़कियों जैसी हूँ जो आपकी खूबसूरती या पर्सनालिटी में मिटती होंगी? लेकिन मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं सनम शहबाज सदीकी हूँ, और मुझे अपनी इज्जत करनी और गिरवानी दोनों आती है, समझे आप। सनम आज बहुत गुस्से में थी, और तब तो उसके आंखों से आंसू बह जा रहे थे। रोने की वजह से वो सुर्ख पड़ती जा रही थी। सनम ने अपनी आवाज बहुत धीमे रखी थी, क्योंकि हयात खाला की बहुत कच्ची नींद होती थी। सनम अपने बाल नोचती और शाल को दुरुस्त करती वहां से चली गई, और रजा सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। रजा अपनी ही ख्याल पर हंस दिया, क्योंकि वो सनम से ऐसे ही बातें और इस ही तरह का रद्द सोचता था, लेकिन रजा क्या करता, वो खुद मजबूर था। वो उसे मोहब्बत का यकीन दिला नहीं सकता था, क्योंकि उसके आड़े उसकी अना और गुरूर आ जाती थी, और इससे ज्यादा दूर भी नहीं रह सकता था। रजा नशे में था, पर सनम के भीगे होंठों की मिठास उसके अंदर तक घुल गई थी। दूसरी तरफ जब फजर की अजान हुई तो सनम अपने कमरे में बैठी रोती रही, क्योंकि वो खुद को गुनाहगार समझ रही थी। सनम ने वजू किया और जाए नमाज बिछाकर होकर गिड़गिड़ाने लगी। आज वो सजदे में रोई जा रही थी, उसे अपने वजूद से कराहत से महसूस हो रही थी। रजा ने जबरदस्ती उसकी कमर को अपने हाथों से छुआ था, और उसके साथ गुनाह कर गया था। सनम ने अपने रब से दुआ में माफी मांगी और वादा किया वो अब रजा से दूरी बनाए रखेगी। अगर एक लड़की चाहे तो खुद को हर बुरी निगाह से दूर रख सकती है, उसकी ही गलती थी जो वो हर वक्त रजा के इर्द गिर्द मंडलाती रहती थी। वो अगर खुद ही हर वक्त दूरी बनाए रखे तो ना रजा उसकी तरफ आएगा और ना ही रजा का दिल बहकेगा। रजा आंखें मिलकर उठाकर तो उसका ये सर दर्द कर रहा था, और नेजिया के वो कल रात वाली सब बातों को भूल गया था, लेकिन सनम ने भूली थी। वो होश में थी और खुद से औद कर चुकी थी कि अब उसे कैसे खुद को मजबूत रखना है। गुल क्लास में बैठी थी, और अनाया भी उसके साथ वाली सीट में बैठी मकसूद सर का लेक्चर सुन रही थी। जो पीछे बैठा आर्यन बार बार गुल से कुछ ना कुछ मांगने के बहाने उसे डिस्टर्ब कर रहा था। गुल पेन और घामट कहीं का एक पेन तक खुद खरीद नहीं सकता, और यहाँ यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया। अनाया थोड़ा बुलंद आवाज में बोली, जो बहुत देर से आर्यन की बदतमीजी बर्दाश्त कर रही थी, मिस फहाज प्लीज स्टैंड अप एंड लीव द क्लास। मकसूद सर के कहने पर अनाया उठी और आर्यन को खा जाने वाली नजरों से घूरती हुई बाहर निकल आई। सारा क्लास आपस में खुसर फुसर करने लगा, और आर्यन मुस्कुरा दिया।
अब अगर किसी ने भी बदतमीजी की तो क्लास से धक्के देकर मैं निकालूंगा। मकसूद सर के कहने पर गुल लब बीच गई, क्योंकि आर्यन की वजह से अनाया क्लास से बाहर जा चुकी थी। गुल, मेरी बात सुनो। आर्यन ने जैसे ही कहा वैसे ही गुल उठी और बुलंद आवाज में कहा, सर प्लीज आप मेरी सीट बदल लें, क्योंकि 1 घंटे से आर्यन मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मैं सही से कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। ओके, आप सेकंड सीट पर आ जाएं और या तुम गुलनैन की सीट पर जा बैठो, मकसूद सर ने कहा। और आर्यन एक एक काटदार नजर डाली तो वो डर कर सहम गया। मिस्टर अरियान चौधरी, माना कि आपके डैड इस यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े ट्रस्टी हैं, उसका ये मतलब नहीं कि पूरा यूनिवर्सिटी आपने खरीद लिया है। अच्छे से पेश आए, वरना 1 महीने के लिए सस्पेंड हो जाएंगे। मकसूद सर के कहने पर गुल के लहजे को ठंड मिली और वह आर्यन की तरफ देखकर आंख मारकर मासूम सा शक्ल बनाकर वापस से लेक्चर सुनने लगी। आर्यन को सिया कर बैठ रहा और सोचा, इस गुलनैन की बच्ची को बाद में सबक सिखाएगा। जब गुल और अनाया कंटीन में बैठी थी तो वहां अरियान भी आ गया। अरियान अपनी बेइज्जती करवा कर अनाया हंसकर बोली, तुमसे कम ही हुई है मेरी बेइज्जती। कम से कम तुम्हारी तरह सर ने क्लास से निकाला तो नहीं है। आर्यन मुंह चढ़ाकर बोला, एक काम करो, तुम उठो और यहाँ से निकल लो, वरना ये ग्लास से मैंने तुम्हारा सर फोड़ देना है। गुल ने नागवारी भरे लहजे से कहा, यार प्लीज, मैं तुम लोगों के मुंह नहीं लिखने आया हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम लोग बताओ कि सनम जान कहाँ है। मेरे मैसेज का जवाब तक नहीं देती। आर्यन कुर्सी टान कर बैठता हुआ बोला, ओ हो सनम जान, सनम को उसे समझे, और वो जहां भी है खुश है। तुम मेहरबानी करके उसका पीछा छोड़ो और अपने काम से काम रखो। अनाया अपना बैग लेकर उठी तो गुल भी अपना चेहरा नूस पेश से ढकती हुई बैग लेकर जाने लगी। प्लीज मेरी बहनों, बताओ ना सनम कहाँ है। आर्यन दोनों के पीछे पीछे भागता हुआ बोला, लेकिन दोनों ने ठिंगा दिखा दिया और आगे बढ़ गई। अनाया जैसे ही यूनिवर्सिटी से बाहर निकली, अरसम की बेल लेने आ गई थी। अनाया, क्या तू मुझे ड्रॉप कर देगी? बहुत लेट हो गई हूँ। गजाला माँ परेशान हो गई होंगी, गुल ने झिझकते हुए कहा। तो अनाया ने उसका बाजू थाम कर बोला, अरे मेरी लाडो रानी, तू ना भी बोलती तो मैं तुझे गेस्ट घसीट कर अपने साथ ले जाती। शाम हो गई है और मैं तुझे इस वक्त बसों में धक्के खाने के लिए नहीं छोड़ सकती। अनाया की बात सुन गुल पूरे जी जान से मुस्काई और अरसम, जो बैंस का दरवाजा खोले खड़ा था, उसे देख दोनों सलाम करती बैक सीट पर बैठ गई। अरसम ने गुल के जर्द रंग के हिजाब और शरबती आंखों को देखा और मुस्कुरा दिया। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों का इतना प्यार और नेक दुआओं का शुक्रिया। और तब बताइए, आपको कहानी में किसका किरदार सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है? लाइक्स कमेंट्स लाजमी तौर पर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। जारी है।